तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जू यूरोंग ने भरी महफिल में चांगशिंग के साथ अपने रिश्ते को कबूल किया, जिसके चलते सच्ची मोहब्बत की वो मिसाल बन गई। हालांकि ये बात लीशान सोर्सेक के डिसाइपल को अच्छी नहीं लगती, तो डिसाइपल हानशी ने चांगशिंग को एक मुकाबले के लिए चैलेंज किया। ये बैटल थोड़ी सी यूनिक थी, जिसमें दो कल्टिवेटर्स इनके बताए गए मूव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो टांग 36 ने चांगशिंग ने बताई हुई हर एक मूव को फॉलो करते हुए एक शानदार जीत हासिल कर ली। और अब चांगशिंग ने ठान लिया कि सिर्फ वो अकेला नहीं बल्कि उसके सभी दोस्त इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में टॉप करेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस लियो हेंग को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मायूस थी। वहीं पर हम मास्टर मेलिशा को देख पाते हैं, जो कि अपने कई सारे सिपाहियों के साथ वहाँ पर तैनात थे। लियो हेंग मास्टर मेलिशा से कहने लगी कि क्या वाकई मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं बिल्कुल भी मेरे मास्टर चांगशिंग से दूर नहीं रह सकती। तो मास्टर मेलिशा उसे बताती है कि ये सब इंतजाम तो बस आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा। वहीं पर मास्टर जिन ने भी उसे अश्योरिटी दी कि ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए है। तो फाइनली लियो हेंग भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बाइडी सिटी के लिए रवाना हो गई। अब सीन शिफ्ट होकर हम चांगशिंग को देख पाते, जो की चाय पीते हुए मैरो क्लिंजिंग बुक को पढ़ रहा था कि उतने में शुआन युआन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो चांगशिंग को बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक फॉर्चून टेलर से बात हुई। उसने बताया कि ली पैलेस के कुछ लोग सवेरे सवेरे यहाँ आए थे और वो प्रिंसेस लियो हेंग को अपने साथ ले गए। उसे तो आपको अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया गया। जिस पर चांगशिंग कहता है कि मैं लियो हेंग को काफी ज्यादा मिस करूंगा, मगर मेरे ख्याल से उसका यहाँ से जाना ही सेफ ऑप्शन है। आफ्टर ऑल वो एक प्रिंसेस है और उसने मेरी खातिर अपनी असली पहचान को रिवील किया था, तो शायद ली पैलेस उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान हो गया। मेरे ख्याल से वो लोग बस लियो हेंग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। सो जो भी हुआ वो लियो हेंग की भलाई के लिए था। जिस पर टांग 36 कह रहा था कि तुम दोनों की जोड़ी तो अजब है, एक काफी ज्यादा बेवकूफ है और दूसरा उतना ही ज्यादा इनोसेंट। अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से इस सारे मसले के पीछे टियानहाई रॉयल फैमिली का हाथ होगा। देखो, जब तक लियो हेंग यहाँ पर थी तब तक तो वो लोग हम पर अटैक नहीं कर सकते थे, मगर अब वो यहाँ पर नहीं है तो टियानहाई फैमिली को किलिंग का लाइसेंस मिल गया। यहाँ पर चांगशिंग भी टांग 36 की बात को समझ गया। वो कह रहा था कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, शायद टियानहाई फैमिली हमसे रिवेंज लेना चाहती और अब तो यहाँ पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। उतने में चांगशिंग देखता है कि उसकी चाय की प्याली काफी तेजी के साथ शेक हो रही। दरअसल मार्केट में टियानहाई रॉयल फैमिली के एक स्क्वाड पहुँच गया था। टाउन के लोगों ने तुरंत ही सिल्वर आर्मर पहने हुए बंदे को पहचान लिया। वो कह रहे थे कि ये तो टियानहाई फैमिली की योंगशु आर्मी है, जो कि अपनी ब्रुटैलिटी के लिए फेमस थी और अब ये आर्मी सीधे स्टेट रिलीजियस एकेडमी की तरफ निकल चुकी है। वहीं पर चांगशिंग अपने दोस्तों को बताने लगा कि यहाँ पर आर्मी की एक टुकड़ी पहुँच गई और शायद वो लोग हमारा ही बंदोबस्त करने आ रहे। जिस पर टांग 36 कहता है कि वैसे भी मुझे थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो इनके साथ फाइट करके मजा आएगा। इतना ही नहीं, शुआन युआन भी फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उतने में स्टेट रिलीजियस एकेडमी का डोर तोड़ा जाता है। दरअसल यहाँ पर एक वॉर हॉर्स घुस चुका था। हम देख पाते हैं कि इस घोड़े पर आग लगा दी गई थी, जिसके चलते आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो शुआन सीधे जाकर उसके साथ भिड़ जाता है। वो उसे फुल टू डोमिनेट करते हुए सीधे जमीन पर पटक चुका था। वहीं पर टांग 36 अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस घोड़े पर लगी हुई आग को बुझा देता है। शुआन चाहता था कि वो इस घोड़े को बचा ले, मगर उसकी मौत हो गई और उतने में वहाँ पर टियानहाई की योंगशु आर्मी पहुँच जाती है। शुआन उनसे कह रहा था कि तुम सीधे दरवाजा भी तोड़ सकते थे, मगर तुमने अपनी ब्रुटैलिटी साबित करने के लिए एक बेजुबान जानवर को मार दिया। वहीं पर चांगशिंग भी भड़का हुआ था। वो कहता है कि मिलिट्री हॉर्सेस को मारना अलाउड नहीं है। ग्रेट जाओ के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम सभी को सीवियर पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, तुम्हें तो आर्मी से भी निकाल दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर इस आर्मी के लीडर की एंट्री हो गई। वेल, इसका नाम है टियानहाई शिंगजू। वो चांगशिंग से कह रहा था कि हमारी फैमिली ने इन रूल को सेटअप किया था, तो हमें उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। अब उसे वहाँ देखते साथ ही टांग 36 चांगशिंग को बताने लगा कि ये बंदा टियानहाई रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है, साथ ही योंगशु आर्मी का कमांडर भी। ऐसा कहा जाता है कि इस अकेले बंदे ने हजारों डीमन सोल्जर्स को निपटा दिया था। साथ ही यंगेस्ट जनरेशन में इसी बंदे के पास सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने जिस यूआर को हरा दिया था ये उसी का बड़ा भाई है। तभी शुआन उसे गुस्से में पूछने लगा कि क्या तुम यहाँ पर रिवेंज लेने आए हो? तो शिंगजू से बताता है कि जब तक लियो हेंग यहाँ पर थी तब तक तो मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है और उसके बिना तुम सभी लोग मुर्दे
हो? तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी कब्रें खोदी गई है, बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना होगा। और वैसे भी तुम्हारी जैसे लूजर्स को खत्म करके मैं इस दुनिया पर एहसान कर रहा। सबको पता चल जाएगा कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी लूजर्स का अड्डा थी। हाल ही में तुम्हारी इस एकेडमी को लोग काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी लोगों के मुंह पर ताले लगा दूंगा। जो सुनते साथ ही शुआन ने गुस्से में आकर अपनी वुडन प्लेट से उस पर हमला कर दिया, मगर शेंगजू का स्पेरो से बड़ी आसानी से तोड़ देता है। टांग 36 कह रहा था कि अगली बार इसके खोपड़ी पर निशाना लगाना। वैसे इस बंदे ने घोड़े में आग लगाई थी ना, तो चलो इसे भी रोस्ट किया जाए। और इतना कहते साथ ही टांग 36 ने अपनी सेटिंग सन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर वो बड़ी तेजी के साथ शिंगजू की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो शिंगजू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टांग 36 के अटैक को काउंटर करने लगा। इन दोनों की पावर्स में क्लैश होते साथ ही टांग 36 काफी पीछे की तरफ पुश हो गया था। वो चांगशिंग को बताता है कि इस बंदे से हमें थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा, क्योंकि ये कल्टीवेशन की प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर पहुंचने वाला है। उतने में ही शिंगजू ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि चलो फटाफट से काम पर लग जाओ, मैं इन तीनों को जल्द से जल्द जहन्नुम में भेजना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उसने एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसे स्नो शैटर आर्मी ब्रेकिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। चांगशिंग तुरंत ही अपने दोस्तों को बताने लगा कि ये तो एक 3 साइडेड फॉर्मेशन है। इन सभी सोल्जर्स ने अपने ट्रू एसेंस को एक साथ जोड़कर इसे फॉर्म किया है। इस फॉर्मेशन के चलते हमें ऐसा फील होगा कि हम पर एक बर्फ का पहाड़ टूटने वाला है। शुआन, तुम फटाफट से लेफ्ट साइड में जाकर शेकिंग रॉक थ्रस्ट को एक्टिवेट कर दो। टांग 36, तुम्हें राइट साइड में जाकर इवनिंग क्लाउड रिट्रैक्ट को एक्टिवेट करना होगा। तो ये दोनों बंदे फटाफट से अपने काम पर लग गए। शुआन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर जमीन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उसके पंच से निकलने वाली ऑरा से ही कई सारे सिपाही नीचे पटक गए। वहीं दूसरी तरफ टांग 36 ने भी हवा में छलांग लगाते हुए इवनिंग क्लाउड रिट्रैक्ट को रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार आग लग गई। साथ ही चांगशिंग भी एशी स्टेप का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर मूव होने लगा। उसकी स्पीड गजब की थी और ये देखते साथ ही शिंगजू की भी होश उड़ गए। इधर चांगशिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि भले ही मेरे पास ट्रू एसेंस की पावर मौजूद नहीं, लेकिन मैं बेसिक फुटवर्क का इस्तेमाल करके इन सिपाहियों को परेशान कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने अपनी गोल्डन निडल से उन सिपाहियों पर अटैक कर दिए, जिसके चलते वो सिपाही घायल होकर नीचे पटक जाते हैं। तो इसी तरह से बड़ी चालाकी के साथ चांगशिंग ने शिंगजू के फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। तो शिंगजू अपनी आर्मी को वहाँ से बाहर भेजते हुए कहने लगा कि तुमने तो बड़ी आराम के साथ मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक किया, तुम हद से ज्यादा स्मार्ट हो और इसी वजह से मेरा भाई तुम्हारे सामने हार गया। और अब शिंगजू भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हुए कहने लगा कि ये मुकाबला तो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया, तुझे तो धूल चटाने में मुझे मजा आएगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने डेस्टिनी स्टार को एक्टिवेट कर लिया। वेल, इसकी किस्मत की सितारे को फ्यूरियस स्नो स्टॉर्म कहा जाता था। अब देखते ही देखते वहाँ पर एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। टांग 36 कह रहा था कि अब पता नहीं ये कौन सा नया फॉर्मेशन है, इसने तो पूरी जगह को ही बर्फ में कवर कर दिया, हो सकता है कि ये मेरे गुस्से को ठंडा करना चाहता। तभी शिंगजू उससे कहने लगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, मगर कोई बात नहीं, आज मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि असली बैटलफील्ड किसे कहा जाता। और इतना कहते साथ ही शिंगजू ने आइसलैंड का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर हमला कर दिया, मगर शुआन बीच में जाकर उसे ब्रेक कर देता है। मगर तब तक जमीन को चीरते हुए ढेर सारे आइसलैंसेस बाहर आने लगे और फिर उसी पर स्केट करते हुए शिंगजू कूल अंदाज में इनकी तरफ रवाना हो गया। चांगशिंग को पता था कि शिंगजू की ये मूव खतरनाक होगी, तो उसने फटाफट से जाकर अपने दोनों दोस्तों को साइड में हटा दिया, जिसके चलते शिंगजू का अटैक मिस हो गया। मगर वो फटाफट से जाकर शुआन पर एक जोरदार हमला कर देता है और इस बार शुआन उसे डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते वो घायल होकर जमीन पर पटक जाता है। चांगशिंग कह रहा था कि इस बंदे का ट्रू एसेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम इस बंदे का हेड ऑन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी टांग 36 उसे बताने लगा कि इस बंदे ने जानबूझकर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है, इसी एरी की मदद से इसने न जाने कितने सारे डीमन सोल्जर्स का खात्मा किया था। तो शिंगजू कह रहा था, हाँ बिल्कुल, और उन मरे हुए लोगों में मैं तुम्हारा नाम भी शामिल करना चाहता हूँ। चलो अब देखो मेरा 8 फुट वाला स्नोस्टॉर्म किस तरह से काम करता है। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी स्पीयर पावर को आसमान में रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ का पूरा नजारा बदल गया था। वेल, इस टेक्निक को कहा जाता है द आइस फैंग प्रिजन। और अब वहाँ पर आइस फैंग की बारिश होना शुरू हो गई। ये तीनों यहाँ से वहाँ भागते हुए शिंगजू के हर एक अटैक को डॉज करने लगे। टांग 36 कह रहा था कि मेरे भाई, हम ऐसे तो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम तो थक जाएंगे, लेकिन इसका ट्रू एसेंस खत्म नहीं होने वाला। तो चांगशिंग उसे बता रहा था कि इस बंदे ने अपने आइस लांसेस से हम पर अटैक किए और साथ ही कोल्ड प्रिजन का इस्तेमाल करके हमारी स्पीड को भी घटा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम थोड़ी ही देर में हार जाएंगे, मुझे कुछ भी करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। और अब यहाँ पर हमें चांगशिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने न जाने कितने सारे फॉर्मेशन के मैनुअल्स
थे। तो उन्हें रीड करते हुए चांगशिंग इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का तरीका ढूंढने लगा। वेल उसकी नजर पड़ी फ्लेम ड्रॉ सोर्ड आर्ट पर। चांगशिंग को तो रेजोल्यूशन मिल गया था, इसलिए वो टांग के पास जाकर उसके कानों में ही सीक्रेट बता देता है। अब जो हल चांगशिंग ने बताया था उसे सुनते साथ ही टांग 36 थोड़ा सा हैरान था। वो उससे पूछ रहा था कि मेरे दोस्त क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो। इधर शिंगजू चांगशिंग पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तेरे पास तो ट्रू सेंस की पावर भी नहीं, मगर फिर भी तूने मेरे सामने फाइट बैक करने की जरूरत दिखाई। मगर चांगशिंग और टांग मिलकर उसके अटैक को काउंटर कर लेते हैं। यहाँ पर टांग अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरे भाई गलती से मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, मुझे तुम पर तो भरोसा है लेकिन खुद पर बिल्कुल नहीं। तो चांगशिंग उसे समझा रहा था कि ये तो तुम्हें करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ इसी एक तरीके से हम फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएंगे और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मुझ पर यकीन करो। वहीं पर शिंगजू कॉन्फिडेंट होते हुए कहने लगा कि चाहे तुम कितना ही क्यों ना भाग लो, तुम मेरी इस फॉर्मेशन से बच नहीं सकते। मैं अभी तुम्हारी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दूंगा। और इतना कहते साथ ही शिंगजू ने सीधे जाकर चांगशिंग पर अटैक कर दिया, मगर चांगशिंग स्लाइड होते हुए उसके इस हमले को भी डॉज कर देता है। साथ ही वो टांग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो अब तुम्हें करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसने शियान युआन को भी हिंगशन मूव का यूज करने का हुक्म दिया। तो शियान युआन अपनी जगह पर स्टेबल हो गया और वहीं पर चांगशिंग ने सीधा उस पर छलांग लगाते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया। हिंगशन मूव का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग को स्पीड मिल गई थी और उसी वक्त टांग 36 ने अपने ही दोस्त चांगशिंग पर हमला कर दिया। शिंगजू तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये टांग और चांगशिंग की चाल थी। चांगशिंग ने जानबूझकर खुद की बॉडी में आग लगवा ली थी ताकि वो इस स्नो स्टॉर्म को ब्रेक कर पाए, मगर शिंगजू कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इस यांग फायर में तुम ही जलकर राख हो जाओगी। मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चांगशिंग पर तो फायर का कोई असर ही नहीं हुआ और अब उसने सीधे जाकर शिंगजू पर हमला कर दिया था। इन दोनों की एनर्जी में एक जोरदार क्लैश हो गया। इसी दरमियान चांगशिंग की सोर्ड ग्लो करते हुए गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेती है। वेल इस ड्रैगन को देखते साथ ही शिंगजू की तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि चांगशिंग की ये सोर्ड काफी ज्यादा कमाल की है और यहाँ पर चांगशिंग की तलवार ने शिंगजू की डिफेंस को ब्रेक करते हुए सीधे उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक जाता है। साथ ही साथ उसका फॉर्मेशन भी डीएक्टिवेट हो गया। वहीं पर चांगशिंग अपनी ड्रैगन सोर्ड उस पर रेस करते हुए कहने लगा कि तू हार गया, अब दफा हो जा। वहीं पर शियान युआन जोर जोर से चिल्ला रहा था और टांग 36 शुक्र मना रहा था कि उसके अटैक में उसका दोस्त घायल नहीं हुआ। यहाँ पर शिंगजू हैरान होते हुए चांगशिंग से पूछ रहा था कि तुम्हारे पास आखिर किस किस्म की सोर्ड है, इसने तो बहुत ही खतरनाक फायर को समन किया था। खैर फॉर्मेशन तो तुमने ब्रेक किया और मुझे भी हरा दिया, मगर मौत तो अभी भी टली नहीं। और उतने में एक पावरफुल मास्टर चांगशिंग के पीछे अपीयर हो जाता है। उसने तो अपनी हेवनली प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग को पीछे की तरफ खदेड़ दिया और अब वो एल्डर शिंगजू से कहने लगा कि इस कचरे को साफ करने के लिए आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, अब मैं ही इस मैटर को रिजॉल्व करूंगा। वेल इस बंदे का नाम है फेडियान और ये ग्रेट जाओ का डिवाइन जनरल था। उसने हवा में फ्लोट करते साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे वो जमीन दोबारा से बर्फ में बदलने लगी थी। टांग 36 तो तुरंत ही उसकी पावर को पहचान लेता है। वो कह रहा था कि ये कुत्ता तो स्टार गैदरिंग रेल्म का कल्टीवेटर है और अब देखते ही देखते मास्टर फेडियान ने इन तीनों को आइसलैंड में ट्रैप कर दिया, जो देखकर शिंगजू काफी जोर जोर से हंसने लगा था। वो चांगशिंग से कह रहा था कि चाहे तो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, हमारे फेडियान तुझे एक ही चुटकी में निपटा सकते हैं। मगर फिंगडियान इन तीनों को मार पाए इससे पहले वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। वो फिंगडियान से कह रहा था कि तू बुढ़ा होकर भी बच्चों को तंग कर रहा, तूने तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कई सौ साल बीत गए लेकिन तू अभी भी वैसे ही बेअकल और बदतमीज है। और फिर उस बंदे ने अपनी एक ही लात में फेडियान ने क्रिएट किए हुए आइस क्रिस्टल प्रिजन को ब्रेक कर दिया। फेडियान तो मास्टर जिन को यहाँ देख काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कह रहा था कि तूने तो फिलहाल ली पैलेस में होना चाहिए था, जिस पर मास्टर जिन कहने लगा कि मैं तो पहले से ही जानता था कि प्रिंसेस के यहाँ से जाते साथ ही इन लोगों पर हमला होगा और इसी वजह से मैं प्रिंसेस लियोहेंग को होली फादर के पास छोड़कर यहाँ चला आया। जिसके बाद वो चांगशिंग को उठाते हुए कहने लगे कि पढ़ाई करने के लिए माहौल का शांत होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना था कि तुम्हारी सेक्ट रिलीजियस एकेडमी में कोई भी पहरेदार मौजूद नहीं। अब चांगशिंग कुछ कह पाए इससे पहले टांग 36 कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, हमें तो एक सिक्योरिटी गार्ड की सख्त जरूरत है, आप अपनी कीमत बताओ और हम तुरंत ही आपको ये जॉब ऑफर करेंगे। उतने में ही फेडियान मास्टर जिन पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि टियानहाई रॉयल फैमिली के खिलाफ जाने का अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा, अब अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते साथ ही मास्टर जिन ने उस पर एक करारी चमाट लगा दी। टांग कह रहा था ओए होए क्या ही मस्त आवाज आई, मेरे भाई ऐसी आवाजें सुनना
तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर शियान को भी इसमें मजा आ रहा था। इधर शिंगजू कह रहा था कि फे डियान छठी रैंकिंग वाले डिवाइन जनरल है, मगर फिर भी वो तो इस बंदे की एक चमाट को भी डॉज नहीं कर पाए और उतने में ही मास्टर जिन उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। वेल यहाँ पर शिंगजू तो उन्हें देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। वहीं पर फे डियान एक चमाट खाने के बाद दोबारा से वापस आ गया। वो कह रहा था कि बाइडी की प्रिंसेस अब यहाँ पर मौजूद नहीं, तुम्हारा काम था लियो हेंग की हिफाजत करना, ना कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी की। अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में बाइडी के एम्परर को पता चला तो वो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। जो सुनते साथ ही मास्टर जिन ने दोबारा से उस पर एक जोरदार चमाट लगा दी और अब तो उनकी इन थप्पड़ों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साथ ही मास्टर जिन बता रहे थे कि मैंने तो 100 सालों पहले ही बाइडी के एम्परर को अपना इस्तीफा थमा दिया, इसलिए बाइडी का एम्परर मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। अगर कोई मुझे ऑर्डर दे सकता है तो वो है हमारी प्रिंसेस। और प्रिंसेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके मास्टर चांगशिंग और उसके दोस्तों पर हमले किए जाए। वेल यहाँ पर बेचारे फे डियान की काफी जम के धुलाई हो गई। टांग 36 को तो ये सब देखकर मजा आ रहा था और तभी हम देखते कि फे डियान ने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तेरी इतनी मजाल कि तू इन लूजर्स के सामने मुझे जलील करे। जिन तूने इस बार हद पार कर दी है और इसकी सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। वेल यहाँ पर हम फ्रॉस्ट का एक बड़ा सा फ्लावर देख पाते हैं। साथ ही साथ सभी आइस क्रिस्टल हवा में फ्लोट कर रहे थे। चांगशिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि तो ये है स्टार गैदरिंग रन के बंदे की पावर। साथ ही फे डियान ने अपने स्टार डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया। वो मास्टर जिन से कह रहा था कि 50 साल पहले नॉर्दर्न बैटलफील्ड पर भी तूने मुझे इसी तरह से जलील किया था। तूने मारा हुआ हर एक चमाट मुझे अच्छे से याद है। तो सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए मैंने कई सारी हार्डशिप का सामना करते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम दोनों हमारे सारे ग्रजेस को सेटल करेंगे। वेल यहाँ पर इस बंदे ने बड़ी सी आइस की चट्टान को फॉर्म कर लिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वेल इस चट्टान को दूसरे एक जनरल ने भी देख लिया, मगर तभी टियान हाई की एम्प्रेस वहाँ पर पहुँच जाती है। वो जनरल से कहने लगी कि तुम्हें इस बैटल में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस जवान लड़कों का खेल था। मगर इस बुड्ढे ने वहाँ जाकर सारा मामला ही बिगाड़ दिया। इधर ये तीनों भी इस बड़ी सी आइस की चट्टान को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। चांगशिंग कह रहा था कि इन डिवाइन जनरल्स की बैटल तो काफी ज्यादा गजब है। तो टांग उससे कह रहा था कि मेरे भाई शुक्र मना कि ऐसी बैटल रोज रोज नहीं होती, वरना तो हमारा शेंदू कॉन्टिनेंट कब का ही डिस्ट्रॉय हो जाता। उतने में ही मास्टर जिन हवा में छलांग लगाते हुए चांगशिंग और उसके दोस्तों से कहने लगे कि अब मेरी मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कि स्टार डोमेन की पावर का यूज कैसे करना। और अब यहाँ पर मास्टर जिन ने अपनी 1000 फेदर थंडरक्लैप टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि दिखने में वाकई शानदार थी। उनके इस पोस्चर के एक्टिवेट होते साथ ही वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। और अब मास्टर जिन ने अपने फेदर्स का इस्तेमाल करते हुए फे डियान के आइस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि फे डियान के आइस पर क्रैक्स पड़ने लगे, जो देखते साथ ही डियान के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि मैंने 50 साल मेहनत की है और तब जाकर अपनी स्टार डोमेन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, मगर इस बंदे ने तो एक ही सेकंड में उसे शटर कर दिया। तो इस तरह से मास्टर जिन ने उसकी स्टार डोमेन की धज्जियां उड़ा दी, जो देखकर फे डियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने दोबारा से मास्टर जिन को गालियां बकना शुरू कर दी। तो उसका मुंह बंद करने के लिए जिन ने सीधे जाकर उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। वहाँ पर फेदर्स का एक खूबसूरत सा ब्लास्ट होने के बाद फे डियान घायल होकर नीचे पटक गया। अब मास्टर जिन भी नीचे आ चुके थे, तो टांग 36 तुरंत ही उनकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि आपका ये वाला शॉट काफी ज्यादा कमाल का था। मेरे ख्याल से आप हमारे अकेडमी की सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि हमारे टीचर बन सकते हो। चांगशिंग हमें स्क्रिप्चर सिखाएगा और आप हमें फाइट सिखाओ। वहीं पर शियान भी उनसे कह रहा था कि मुझे आपकी ये फेदर वाली मूव काफी ज्यादा पसंद आई, तो प्लीज आप हमारे टीचर बनकर मुझे भी वो टेक्निक सिखा दीजिए। वही दूसरी तरफ बेचारे फे डियान की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि 2 सिपाही उसे उठाकर ले जाने लगे। तभी शिंगजू मास्टर जिन से पूछने लगा कि सीनियर, क्या आप दिन रात यहाँ पर पहरा देकर वाकई इस अकेडमी को प्रोटेक्ट कर पाओगे? तो मास्टर जिन उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। अभी सुनते साथ ही शिंगजू कह रहा था कि यानी आप हमारी रॉयल फैमिली के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो, इसलिए अब मैं भी आपके सामने ही अपनी आर्मी के जरिए स्टेट रिलीजियस अकेडमी को मिट्टी में मिला दूंगा। मगर उतने में ही टियानहाई की क्राउन प्रिंस चेन लियू की वहाँ पर एंट्री हो गई। अब उसे वहाँ देखते साथ ही सभी लोग उसके सामने
सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करने लगे। शिंगजू ने भी अपने बड़े भाई के सामने सिर झुका दिया था। चेन लियो शिंगजू से कहता है कि हमारे इम्प्रेस ने ये सारा तमाशा विटनेस किया। वो नहीं चाहती कि तुम दोबारा से ऐसी कोई बेवकूफी करो, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो शिंगजू चांगशिंग से कहने लगा कि आज तुम बच गए, मगर इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। तो चांगशिंग कहता है हाँ बिल्कुल, और उस दिन भी हम तुम्हें हरा देंगे जैसा कि हमने आज किया था। वेल प्रिंस के वहाँ होने की वजह से शिंगजू चांगशिंग को उल्टा जवाब नहीं दे पाता और उतने में वहाँ पर एक कैरेज पहुँच गई। वेल मास्टर जिंग बड़ी ही पैनिक हालत में वहाँ पर पहुँच गए थे। वो कहते कहाँ है मेरा चांगशिंग, उसे कुछ हो तो नहीं गया? मेरे दोस्त चांगशिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? और अब उन्होंने चांगशिंग की बॉडी को चेक करते साथ ही उनके हाथ पर खून लग गया। वेल ये बस हल्का सा स्क्रैच था, मगर फिर भी एल्डर जिंग शिंगजू पर गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि तुमने दिन दहाड़े यहाँ आकर हमारे डायरेक्टर पर हमला कर दिया। तुम्हें क्या लगा था इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम बिना मार खाए यहाँ से जा पाओगे? तो शिंगजू से कहता है कि ये बस एक मामूली सा मसला था, इसलिए तुम जबान संभाल कर बात करो। वहीं पर प्रिंस चेनलियो भी मास्टर जिंग को समझाने लगे कि ये तो बस बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई थी, तो हमें राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो जिंग उनके सामने बड़े ही प्यार से रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगे कि ये मैटर आपसे रिलेटेड बिल्कुल नहीं, मैं तो उस कमीने से बात कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने दोबारा से शिंगजू के साथ लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। वो कहते हैं कि तुम्हारी आर्मी ने हमारी अकेडमी का दरवाजा ब्रेक कर दिया, तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा टाउन हमारी अकेडमी के बारे में बातें बना रहा। और देखो तो जरा, तुम इतने जोश में यहाँ आए थे, मगर हमारे मास्टर चांगशिंग ने तुम्हें हरा दिया। वेल शिंगजू को समझ नहीं आ रहा था कि इस बड़बोले का मुंह बंद कैसे किया जाए, तो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा। मगर एल्डर जिंग तो बार बार उसका रास्ता रोकते हैं। वो कह रहे थे कि एक तो तुमने हमारा नुकसान किया, ऊपर से हमारे बच्चों को घायल किया, तो जल्दी से पैसे निकालो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं ये समझूंगा कि टियानहाई फैमिली की तुम पहले वो कंजूस हो जिसने अपना बिल पे नहीं किया। अब ये सब सुनते साथ ही शिंगजू की सब्र का बांध टूट गया। वो जिंग पर पंच हिट करने ही वाला था, लेकिन जिंग तो वहाँ से गायब हो गए। वो तो सीधे चांगशिंग के पीछे जाकर छुप गए। वहीं पर शिंगजू कह रहा था कि मेन दरवाजे की बात है ना, तो ठीक है मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। तभी चांगशिंग कहने लगा कि ये बस मेन दरवाजे की बात नहीं। टांग 36 कह रहा था कि तूने तो यहाँ आते साथ ही चैलेंज किया था कि तू हमारी स्टेट रिलीजियस अकेडमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी शियानयुआन कहता है कि हाँ बातें तो इसने बड़ी बड़ी की, मगर ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी चांगशिंग अपने दोस्तों को समझाने लगा कि ये तो बस मामूली से दरवाजे की बात है, इसके लिए हम कोई नुकसान भरपाई नहीं लेंगे। लेकिन मास्टर जिंग ने तो सीधे बाहर जाकर ये अनाउंस किया कि देखिए टियानहाई के प्रिंस शिंगजू ने हम पर अटैक किया था और ये टूटा हुआ दरवाजा इसके घमंड का सबूत है। तो इस तरह से शिंगजू आया था अटैक करने, मगर खुद ही जलील होकर चला गया। इतना ही नहीं, टाउन के सभी लोग स्टेट रिलीजियस अकेडमी की तारीफें करने लगे। वो कह रहे थे कि 20 सालों बाद भी इस अकेडमी ने अपनी शान को बरकरार रखा। साथ ही प्रिंस चेन लियू भी वहाँ से निकल पड़े। उन्होंने जाने से पहले चांगशिंग से वादा किया था कि अगली बार कोई भी मुसीबत आ जाए तो बस मुझे एक पैगाम भेज दो और मैं तुम्हारी मदद करने पहुँच जाऊंगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि चांगशिंग और उसके साथियों ने मिलकर उस मरे हुए घोड़े को दफना दिया। चांगशिंग कह रहा था कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है जिंदगी, तो किसी की भी जिंदगी को कुचल देना इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ है। शियानयुआन कह रहा था कि ये एक वॉर हॉर्स था जिसने न जाने कितनी दफे हमारी दुनिया की हिफाजत की होगी, मगर फिर भी इसे सिर्फ एक दरवाजा ब्रेक करने के लिए मार दिया गया। तो टांग 36 उसे बताता है कि टियानहाई रॉयल फैमिली में इंसानों की जिंदगी की कोई कदर नहीं, तो भला उन्हें इस घोड़े की जिंदगी की क्या कदर होगी। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि अगर तुम्हें ये दुनिया पसंद नहीं तो फिर इसे बदल दो, अगर तुम अन्याय को सहन नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जिस पर टांग 36 और शियानयुआन कहने लगे कि हम तीनों मिलकर इस दुनिया को नया रूप देंगे, अब तो इस ब्रूटल दुनिया को चेंज होना ही पड़ेगा। इधर एल्डर जिंग तो इन तीनों की बातें सुनकर ही इमोशनल हो गए। वो मास्टर जिन को बताने लगे कि पुरानी स्टेट रिलीजियस अकेडमी भी इसी तरह से रेबेलियन थी, उन्होंने भी हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तो मास्टर जिन कहते हैं कि जंगली फूलों की बाहर आने का वक्त हो चुका। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम भी वही था, द ईरा ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स इन ब्लूम। अब रात के समय चांगशिंग अपने रूम में जाने वाला था कि तभी उसने देखा कि उसने सेटअप किया हुआ टैलिस्मान डिस्टर्ब है, यानी कि उसके कमरे में ऑलरेडी कोई मौजूद था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।